प्रिय विद्यार्थियों, हम रूस की क्रांति पढ़ रहे हैं। रूस की क्रांति हुई थी, उससे पहले रूस के सामाजिक और राजनीतिक क्या हालात थे, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो यहाँ तक पढ़ा था हमने, और ये जो बिंदु है अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि रूस की जो अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था क्रांति से पहले। तो देखिए, ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, यानी कि जो कारखाने होते थे, उद्योग होते थे, वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, यानी कि सरकार की संपत्ति नहीं थी। ये सरकार का मालिकाना हक नहीं था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्राय 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। वैसे देखिए, इससे पहले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। चलिए आगे देखिए। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। सामाजिक स्तर पर मजदूर जो थे वो बटे हुए थे। देखिए, कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे, यानी कि जो मजदूर मजदूरी करने के लिए शहर में गए थे वो स्थायी रूप से वहाँ बस गए थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। देखिए, मजदूरों की भी एक कैटेगरी या एक श्रेणी हो गई थी योग्यता और दक्षता के कारण। कैसी श्रेणी हो गई थी? देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था, धातु का काम करने वाला जो मजदूर था उसने कहा था, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। यानी कि जो धातु का काम करने से संबंधित जो मजदूर थे वो अपने आप को साहब मानते थे, यानी कि बड़ा मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत जो रहती थी, यानी कि धातु से जुड़े हुए जो काम से मजदूर जो थे उनके प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत होती थी उनमें, इसलिए वो दूसरे अन्य मजदूरों से अपने आप को अलग मानते थे और खुद को बड़ा मानते थे, साहब मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। यहाँ पर देखिए, फैक्ट्री में जो मजदूरों में औरतों की संख्या थी वो 31% थी और पुरुष मजदूरों के मुकाबले उनको वेतन भी कम मिलता था। जैसे कि मर्दों की तनख्वाह के मर्द यानी कि पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 थे, यानी कि किसी किसी को आधा वेतन मिलता था पुरुषों की बजाय, या फिर उनको पुरुषों की वेतन का 3/4 तक का मिलता था। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था, यानी कि उनकी जो श्रेणियां हो गई थी मजदूरों की, उसमें भी हम डिफरेंस कर सकते थे, अंतर कर सकते थे पहनावे के आधार पर, व्यवहार के आधार पर। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यहाँ पर देखिए, ये चित्र दिखा रहा है, चित्र 5। युद्ध से पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान, बहुत सारे लोग धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे, यानी कि जो धर्म के नाम पर जो खाना खिलाते थे जो लोग, ऐसे लंगरों में खाना खाते थे और खस्ताहाल मकानों में रहते थे, बेकार से मकानों में रहते थे। यहाँ पर देखिए चित्र 6। क्रांति से पूर्व रूस में डॉर्मेटरी में बने बंकर में सोते मजदूर, वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। 1896 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी, यानी कि जब मजदूरों के साथ में कोई भी मालिकों के द्वारा गलत व्यवहार किया जाता था या उनको नौकरी वगैरह से निकाल दिया जाता था तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। देहात का मतलब ग्रामीण क्षेत्र, गाँव के लोग। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर, यानी कि जो बड़ी बड़ी संपत्तियां थी उन पर सामंतों, ये देखिए सामंत
जो राजा को राजा बनाने में जो मदद करते हैं, ऐसे लोगों को सामंत कहा जाता है। ये जागीरदार होते थे, बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी इनके पास में। राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था बड़ी बड़ी संपत्तियों पर। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे, यानी कि धर्म में बड़ी आस्था थी उनकी। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। देखिए किसान धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए, यानी कि कुछ एक अपवादों को यदि छोड़ दें तो किसान जो थे वो सामंतों का और नवाबों का, यानी कि जो राजा जैसे जो लोग होते थे, अमीर जो लोग होते थे, इनका बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम रूस की सामाजिक और राजनीतिक जो व्यवस्था थी, जो स्थिति थी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली। जार यानी कि रूस का जो राजा था, सम्राट था, यानी कि जो लोग जार की या राजा की जो चापलूसी करते थे, उसकी वजह से इन नवाबों को मिली हुई थी कि जार की या राजा की चापलूसी करते थे। इस वजह से ये लोकप्रिय थे, ना कि किसी अपने मतलब कि किसी कोई विशेष कार्य की वजह से या जनता के प्रति जवाबदेहिता की वजह से नहीं थी। इनकी जो भी मतलब की हैसियत थी वो सब जार के प्रति निष्ठा और सेवाओं के बदले थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के अंदर ये जगह है ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों को सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। यहाँ पर देखिए फ्रांस और रूस के संबंध में दोनों में अंतर है। यहाँ पर देखिए फ्रांस के किसान जो थे वो नवाबों और जो सामंत होते थे उनको बचाया करते थे, उनका सम्मान करते थे। वहीं रूस के जो किसान थे वो उनका सम्मान नहीं करते थे। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई बार वो लगान भी नहीं चुकाते थे। लगान यानी कि टैक्स। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी रूस के अंदर। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। अगला वीडियो जल्द बना रहा हूँ। धन्यवाद।